किताब में कहा, और उनका एक बहुत पुराना स्लोगन है जो बार बार रिपीट करते हैं, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों से चुना जाने वाली सरकार को लोकतांत्रिक कहते हैं। अब लोकतंत्र में एक बड़ी समस्या है। एरिस्टोटल नाम के एक भाई साहब हुए, उनका कहना है लोकतंत्र बेवकूफों की सरकार है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को वोट डालने का हक मिल जाता है। अब जिसको कमबख्त क्या नहीं पता कि ब्रश हिलाना है कि मुंडी, वो भी वोट डाल रहा है। वास्तविकता में एक पीएचडी होल्डर बंदा और एक 18 साल का लड़का जिसको अभी ये नहीं पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना है उसे, दोनों के पास वोटिंग राइट क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये डेमोक्रेसी का लूप होल है कि भाई सबको बराबर वोट मिल रहा है। अब बराबर वोटिंग पावर है तो मैनिपुलेशन करना आसान है। और आपको कितने, आपको क्या लगता है सरकार बनाने के लिए कितने % वोट पे सरकार बन जाती है? 34% 35% वोट मिल जाए सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं 50% भी लोगों की पॉपुलेशन नहीं है जो फेवर में हो, बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूल कर रही है। सेम उसी सिनारियो में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये कि भारत क्या है, लोगों के ऊपर चलता है, लोगों के लिए। अगर आपसे पेपर में पूछे कि इंडिया में सबसे ऊपर किसे रखा गया, संविधान को, और संविधान से भी ऊपर किसे रखा गया, लोगों को, कि लोग जैसा चाहेंगे, लोगों को जैसे कंफर्ट होगा, हम संविधान को उस हिसाब से क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और कर रहे हैं। हमारे संविधान को जिंदा संविधान कहते हैं। उसे जिंदा कहने के पीछे रीजन ही यही है कि संविधान में कंसिस्टेंटली क्या आ रहा है, चेंज आते रहते हैं। अमेरिका के संविधान में लास्ट जो चेंज आया था वो आया था 1991 में या 1994 में। उसके बाद इन्होंने चेंज नहीं करा। 27 आज तक उसमें चेंज आए हैं। टोटल मिला के 27-28 पेजों का संविधान बना हुआ है, क्योंकि बार बार संविधान की तरफ जाते ही नहीं है। पर हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो क्या है, संविधान। इसीलिए भारत को संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो काम करती है पूरी तरीके से, वो कैसे करती है, संविधान के अंतर्गत करती है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, इंडिया में दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है कि भाई हम क्या हैं, सोवरेन है। सोवरेन होने का मतलब क्या है? जब भी आप ये बोलते हो कि आप सोवरेन हो, आप सोवरेनिटी वाली बात करते हो, इसका मतलब ये है कि भारत अपने निर्णय के लिए, अपने डिसीजन के लिए किसी भी बाहरी ताकतों के ऊपर क्या नहीं है बच्चों, निर्भर नहीं करती है। आपने गाना सुना है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, सुना है वाला गाना, गोविंदा वाला? वो वाला गाना ही गा रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर किसी का भी किसी भी प्रकार से कोई भी जोर नहीं है। दूसरी बात, दो चीजें होती है, ध्यान से समझना। एक होता है कि आप पे कंट्रोल हो रहा है, और दूसरा होता है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। नहीं समझे? फिर से बोलूं। एक आप पे कंट्रोल हो रहा है कि भाई ऐसा करना है, ऐसे ही करना है, और दूसरा आप पे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस। का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि भाई आपने मतलब माधुरी दीक्षित को चनिया चोली वाले में डांस करते हुए देखा, तुम्हें लगा हम भी कर लेंगे। इन्फ्लुएंसर कोई कह नहीं रहा, तुम्हें लगा धक धक गाने पे हम भी कर लेते हैं एक डांस, भाई मन है तुम्हारा कर लो। भारत की व्यवस्था में कोई बाहरी ताकत उस पर दबाव नहीं डाल सकती है, कह नहीं सकती है करो ही करो, ये लीगल नहीं है। पर हो सकता है कि अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़े, अपने आप को बाहरी लोगों से क्या करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए। एग्जाम्पल, 1991 में हमने पॉलिसी चेंज करी अपनी, हाँ। 2007 में हमने क्या करा, 2008 में हमने क्या करा, नो फर्स्ट यूज साइन करा कि भाई हम किसी के ऊपर पहला न्यूक्लियर क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमने खुद करी। लुक ईस्ट पॉलिसी साइन करी। क्यों करी? क्योंकि हमें लगा कि हमें आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाने हैं। आपने दबाव नहीं डाला है हम पर, हमने अपने आप करा है। दोनों के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? तो इंडिया अपने आप को सोवरेन कहता है। दूसरी बात, मूल संविधान में सोशलिस्ट जैसा कोई शब्द नहीं था, यानी समाजवादी भारत नहीं था। हालांकि भारत की ना जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो है ही समाजवादी, आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कबीर का एक दोहा है ना, साई इत्ता दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, साधु भूखा ना रहे, खुद भी भूखा ना रहे, साधु भूखा ना जाए। अब ये बात ही समाजवाद कहती है। समाजवाद क्या कह रहा है कि भाई खुद तो खाओ खाओ, दूसरों को भी दो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो दूसरों को दो। हमारे तो धर्म में ही शुरू से सिखाया गया, बच्चों को सिखाते हैं। आप लोगों ने, आप लोगों के घर में, हर एक के घर में, मतलब कितना ही बेकार क्यों ना होगा, पर अगर अभी कोई गरीब गेट के बाहर आ जाता हो, तुम मार के थोड़ी ना भगा देते होगे, कह देते हो भाई खाना खा के जा। आखिर घर वालों ने तुम्हें भी रखा ही है ना, समाजवाद के अंतर्गत ही तो हो।
अगर अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट होती तो निकल चुके होते। उसके बाद भारत है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष है, हर व्यक्ति अपने तरीके से धर्मों को मानता है। हिंदू धर्म में ही 1000 पंथ है, हिंदू धर्म के अंदर ही। अब एक जगह करके शादी होती है, ये भी सिस्टम है। हाँ, एक जगह मछली बट रही है मंदिर के अंदर, समझ रहे हो, एक जगह बलि चढ़ रही है, और एक जगह भगवान कह रहा है कि नहीं बलि चढ़ाना अपराध है। मतलब रिश्तों के रूप बदलते हैं, हमारे भगवानों को भी बदलते हैं। क्यों है? क्योंकि पंथ अलग अलग है। जिस हमारे इसीलिए तो कहते हैं ना भगवान निर्गुण है। अब निर्गुण का लोगों को ये मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जिसके कुछ भी आकार हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, तो जिसने जैसे उसको पाया उसने उसको उस तरीके से बनाया है। हर व्यक्ति के लिए अपना भगवान अपने तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर ही हो सकता है बाल गणेशा मूवी बन रही है, गणेश जी लड्डू खा रहे हैं, बात समझ में? दूसरे धर्म में करके देखो, एक चित्र बनाने पर फ्रांस में जान ले ली, समझ में आ रही बात? तो हम सेकुलर हैं। सेकुलर होने का मतलब क्या है? हर पंथ को, हर पंथ के लोगों को हम क्या करते हैं भाई, पूरी तरीके से मान्यता देते हैं। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे दो वर्ड है, ध्यान से सुनना, एक है डेमोक्रेटिक, दूसरा है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मैंने आपको बता दिया, जहां पर क्या है, एक सरकार का व्यक्ति जो सरकार की गद्दी पर बैठा है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आपने क्या करा है, चुना है। ठीक है, सिंपल सी बात। रिपब्लिक का मतलब क्या है? दैट यू हैव अ ऑप्शन टू ऑप्ट अगेन एंड अगेन। मतलब क्या आप उस व्यक्ति को दोबारा चुनते हो, आप वो फिर से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, ये कहलाता है रिपब्लिक होना। बात समझ में आ रही है? कई सारे देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं फिर डिक्टेटर है। टफ हो गया क्या? समझाता हूं। डेमोक्रेटिक और डिक्टेटर होने का मतलब क्या है कि भाई आपने जिस व्यक्ति को चुन के बनाया, अब वो व्यक्ति वोट ही नहीं करवा रहा, ले मोए मोए कर दिया नई जिंदगी में। जैसे ये हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट को उठा करके गद्दी पे उठाया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने गद्दी पर आने के बाद पहले मोनार्की थी, उसका डिक्टेटरशिप ले आया। जब तक वो जिंदा था तब तक उसी ने रूल करा। अब जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो श्री श्री 108 मोदी जी हैं, वो तो अच्छे इंसान है, चुनाव करवा रहे हैं, है ना। एक इससे पहले एक लेडी थी, लेडी गांबा, इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा चुनाव ही नहीं करवाऊंगी, लो कर लो क्या करोगे। अब अगर मान लो कल को मोदी जी चुनाव नहीं करवाते, क्या नहीं करवाते, चुनाव नहीं करवाते, तो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं रहती? तब भी डेमोक्रेटिक रहती, पर फिर क्या नहीं रहती, रिपब्लिक नहीं रहती। दोबारा नहीं आए ना, मौका नहीं दिया ना लोगों को, कहा तुम चुन नहीं पाओगे, एक बार चुन ले बहुत है। समझ में आ रही बात यहाँ पर? अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, ध्यान दो, जस्टिस। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल महिला। देखो आप अपनी लाइफ में कभी ये नहीं चाहोगे कि आपके साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार हो। आपको थप्पड़ ना मारा जाए, आपको किसी लड़के को या लड़की को कोई जलील ना करे, यही तो आपका सोशल स्टेटस है ना। ये सुनो, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, बार बार ये बात बोलता हूँ, दुनिया में लोग काम जो करते हैं उसके सिर्फ 3 ही बेस हैं, सिर्फ 3 बेस के ऊपर काम होता है। और कोई काम, अगर कोई भी काम हो रहा है इस दुनिया में, तो उसका सिर्फ 3 बेस है, चौथा कोई बेस बना ही नहीं है आज तक। क्या? या तो आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, या फिर आप काम कर रहे हो किस लिए, और तीसरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी आपको क्या चीज चाहिए, पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान 3 ही चीजों के लिए काम करता है। या आप इसे फूड को हटा करके आप अगर और रखोगे तो इसको क्या रख सकते हो आप, इस सेम सिनेरियो में आप इसको मानो या ना मानो, बट ह्यूमन नेचर जो है वो इन 3 चीजों पर ही काम करता है। एक टाइम तक आप पैसा कमाते हो कि मार्केट में आपको क्या मिल जाए, रिस्पेक्ट मिलेगी, तो मिल ही जाएगा आपको मौका मिलते ही। अब देखो जितने लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, उसके बाद आपको उनके कौन से स्कैंडल मिलेंगे सुनने के लिए, यही हरकतें करते हुए कि मंत्री साहब को पकड़ा गया होटल के अंदर अधनंग अवस्था में,
मंत्री साहब ने मनी कमा ली, रिस्पेक्ट कमा ली, मनी साहब और क्या कमाना चाहते हैं? मंत्री साहब ने जिंदगी भर यही करा ना, ठीक है? नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुम्हें क्या लग रहा है पैसे के लिए बैठे हैं? ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी कमा लेते हैं, शायद उससे 10 टाइम ज्यादा पैसा मिलता है, बट क्या चाहिए कि रिस्पेक्ट मिल जाए मार्केट में, छोड़ो सरकारी नौकरी पे, बोले फिर करवा दो शादी। पैसा ही प्रायोरिटी नहीं है, तभी तो सरकारी नौकरी है ना। हमारा सोशल स्टेटस ही इसी बात पर काम करता है। आप इकोनॉमिकली जस्टिस यही कह ही रहा है कि अगर एक महिला काम कर रही है, एक पुरुष काम कर रहा है, दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों सेम योग्यता रखते हैं तो उनका जेंडर उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को डिफाइन नहीं करना चाहिए। आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस मिलने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति, अगर आप में से जितने भी लोग 25 साल से ऊपर की उम्र रखते हो, वो सभी लोग लोकसभा के चुनाव में खड़े हो सकते हो। आप पार्टी से नहीं खड़े हो सकते, आप निर्दलीय खड़े हो सकते हो, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। 21 साल से ज्यादा उम्र है आपकी तो आप पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो आदमी ह्यूमन जो रियलिटी है वो इन 3 चीजों के लिए करता है। और क्या चाहता है, और क्या चाहिए उसको? संविधान बनाने वालों ने बहुत दिमाग लगा के चीजें बनाई। और क्या चाहिए इंसान को? तो इंसान को भैया चाहिए क्या, इक्वालिटी। हर बंदा चाहता है कि उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट हो जो दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है। ये सुनो, मतलब चाहिए क्या ना, गुड्डू भैया वाली बात नहीं, हम वो नहीं है लिवर लिवर करने वाले गुड्डू भैया। अब से हमको क्या चाहिए, फुल इज्जत चाहिए ना, मतलब इक्वालिटी। दूसरी बात लिबर्टी, आप बोल पाओ, अपनी बात रख पाओ। हर व्यक्ति को लगता है उसके घर में शोषण हो रहा है क्योंकि उसकी बात नहीं रखी जा रही है। आप समाज में अपनी बात रखना चाहते हो, लोग कहते हैं ना, जैसे पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देखो या किसी का, तो लोग कहते हैं अरे बड़ा ज्ञानी आदमी है ना। ज्ञानी वानी नहीं है, पहले पैसा नहीं था, लोग बोलने नहीं दे रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे। पैसा कमा लिया, लोग बोलने बोले वाह क्या बोल दिया मालिक, क्या बोल दिया, वाह वाह वाह, है ना। जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे हो तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है। तीसरी बात, फाइटेनिटी, या जिसे बोलते हैं बंधुता, या क्या बोलते हैं बंधुता, ठीक है जो भी है, कुल मिला के भाईचारा। कि भाई आप देखो, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, सॉरी देश बोलने वाला था, ये वाला हिस्सा देखा तुमने, ये वाला इंडिया के मैप पे है ना, ये है इंडिया में पर है नहीं इंडिया, इनका अपना कुछ चल रहा है। यहाँ पे 4 राज्य हैं मोटा माटी, कौन कौन सा, केरल, तमिलनाडु वाला एरिया, आंध्र प्रदेश, और कौन सा आपका कर्नाटक। ये 4 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, चारों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, चारों के अपने अपने क्या हैं, सुपरस्टार हैं। कमाल की बात क्या है, तमिलनाडु तो इतना ज्यादा मतलब गलीच है, हाँ नीच भी कह सकते हैं, कि अगर तुम्हें तमिल नहीं आती है और तुम वहां जाके बात करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। अभी क्या हुआ ना, कर्नाटक का एक बंदा मेट्रो में मुझे मिला, तो मुझसे पूछा था कि थोड़ी टूटी फूटी हिंदी, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा था कि ये क्या कहते हैं मेट्रो नई दिल्ली, नई दिल्ली, यस दिस इज द नई दिल्ली। मैंने कि यू बिलोंग्स टू विच स्टेट, बोला कर्नाटक। मैंने कहा इन आवर स्टेट वी डोंट बी, if you will not able to speak in Hindi or English, you can speak Kannada also. This is the beauty of Delhi and the North India. करके चुप हो गया। मैंने कहा yes, बोले in Bangalore it's not happening। मैंने कहा but you admire your language ना, बोले yes। तो मैंने कहा बोल ना, अब क्यों इंग्लिश में आया? तो हमारे यूपी वाले नहीं है, यूपी वाले, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, बिहार, इनको कोई भाषा से कोई लेन देन नहीं है। कमाल की बात मैंने अभी एक बीच में देखी, बिहार का एक लड़का, मैं बैठा था शेयरिंग ऑटो में बैठे थे, वो शेयरिंग ऑटो में बैठा था, ऑटो वाले से पूछा हाउ मेनी रुपीज आई हैव टू पे। मेरा दिमाग ही टनक गया, मैंने शकल देखी, मैंने कही शकल से अंग्रेज भी नहीं लग रहा है तो मैंने पूछ दिया, मैंने कि भाई कौन से राज्य से हो? उसने जवाब दिया बिहार। मैंने बोला विच डिस्ट्रिक्ट? बोला मधुबनी। मैंने कहा हिंदी नहीं आती है?
तुम तो बिहारी बोलते हो। बोला ओ आई जस्ट लिटिल बिट ओ फला, मैंने कहा बकवास ना करे, हिंदी में बोले तमीज से उससे। तुझे आती है ना, घर में तू बोल रहा होगा एक कल, ओ शिट क्या तोड़ दिया, बेटा दिल तोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मर जाता कोई सा हमारी क्लास में फिर। और ये कहां से गिरी, फूट गई अपने आप ही। भाई ऐसे क्या जहर लेके चल रहे थे तुम्हें, इतना भर दिया था खत्म, फट गई। ये गिरी भी नहीं है, फट गई बॉटल ही। ईमेल तुमने ही तो नहीं करा है। जी नहीं, भूल नहीं चुका है। लैंग्वेज कभी कोई भूलता, लैंग्वेज नहीं भूलता, साइकिल चलाने नहीं भूलता, स्विमिंग नहीं भूलता, स्किल्स भूल ही नहीं जाती हैं। वो प्रिटेंड तुम्हारा फ्रेंड है ना, क्यों बनाया ऐसे लेपर सा फ्रेंड? भाई मैं इंग्लिश जानता हूँ थोड़ी बहुत जो भी जोड़ जाड़ के बोल लेता हूँ, बट अपन अपने दोस्तों से इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं? वो तो गाली बक देते हैं शुद्ध हिंदी में, और ऐसी गाली बकते हैं जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। भाई मैं जोड़ो शब्द कैसे जोड़ोगे? हाँ वो प्रैक्टिकली बायोलॉजिकली पॉसिबल गाली नहीं है, बट उसने बक दी है तो उसका रिप्लाई भी उसी लैंग्वेज में करना पड़ता है। और मैं बोलता हूं कोई कितना ही बड़ा अंग्रेज हो, जब उसकी लड़ाई हो रही होगी उसके उसे एफ वर्ड से संतुष्टि मिल ही नहीं रही, उसके बकनी अपनी लैटिन अमेरिकन हिंदी है। अरे मत करो भाई, रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज। आपके पास लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा बोल लो ना। देखो लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना। और मैं बता रहा हूँ, कई तुम्हें लगता होगा बोल के कम्युनिकेट होता है, कई बार तो क्लास में मैं ऐसे बच्चे देखता हूँ आंखों से कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक उसे आंख से बोल रहा था चले उठ, दूसरा बोलता है चल ना, कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ इशारों में हो रही है सारी बात। तो सिगरेट पिएगा, वो आंखों से ही बात हो रही है, तू पिलाएगा, सब मैं पैसे नहीं दूंगा, तो देने पड़े। ये दो लोग एक कोने से दूसरे कोने में बात कर रहे हैं। लड़के तो इतने टैलेंटेड हैं, आंखों से बता देते हैं, देख वो वाली देख रही है तेरे को। जीनियस लोग ऐसे थोड़ी ना होते हैं, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, बट उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट तो करो अपनी लैंग्वेज को, तो करो कम से कम यार। मैं इसीलिए हरियाणा के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ इस मामले में। नहीं, एक फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अभी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया 2 साल पहले, ठीक है, कोविड के टाइम पे वापस आ गया था। उससे मिल के तुम ये नहीं बता दोगे ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, नहीं आप कोशिश करके भी नहीं बता पाओगे। वो ऐसी बात करता है, वह पूछो मत। पर जब वो उसे ऑफिशियल बात करनी होती है तो वैसे बात करता है कि हाँ भाई वो लगता है पढ़ा लिखा है। एक सेकंड बच्चों, मम्मी का कॉल आ रही है। हेलो मम्मी। तो नेट के लिए तुम्हें मुझे क्लास के बीच में फोन करा है? चलो मैं अभी करवाता हूँ। ये नेट ने मेरी माँ बिगाड़ दी है, कह रही है नेट नहीं आ रहा है। चलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ प्लीज। इन वर्ड्स में कोई डाउट है? सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन क्लियर है सभी को? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक क्लियर है सभी को? अच्छा प्लीज याद रखना, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, अच्छा रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही ना क्या है आपका, वहां पे कम्युनिज्म आया था, ठीक है ना? कम्युनिज्म फैला, लेनिन आए, और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी, और सोवियत यूनियन एंड ऑल। सोवियत यूनियन खत्म हुआ 1991 में, ये बात ध्यान रखना। अभी एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है, और यहीं से यूएस हेजेमनी स्टार्ट होती है, यानी कि यूएस का वर्चस्व जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है 1945 से लेके टिल 1991 तक 3 हिस्सों में बटी थी। एक वो जो अपने आप को कहते थे कि भाई हम तो कैपिटलिस्ट हैं, है ना, और दूसरे वो जो अपने आप को क्या कहते थे कि हम भाई क्या हैं, कम्युनिस्ट हैं।
और तीसरे वो जो ये वाले ग्रुप में थे, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले। वो कबीर जी का एक दोहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही वाला सेम सिनेरियो था कि भाई हम तो किसी के साथ नहीं है। बोले तुम किस पार्टी से हो? बोला हम तो बस अपने साथ हैं। बाबूजी आप सही बोल रहे, आप ही ठीक हो गए महाराज। होते हैं कुछ लोग जिनका कोई पलड़ा नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं में से एक थे। और ये एक अच्छी क्वालिटी भी थी। उस समय भारत किसी भी एक से जुड़ता तो भारत के लिए नुकसान ही रहता फ्यूचर में भी, तो इसलिए भारत ने कहीं जुड़ने की वो नहीं करी। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या उठाया? सोशलिस्ट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वैल्यूज। क्लियर है बात यहाँ पर? किसी को यहाँ पर कोई डाउट? फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने 3 वर्ड उठाए, कौन कौन से? इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिनिटी। किसी को यहाँ पर कोई डाउट? बोलो भाई। हाँ भाई। अच्छा, पहले एक बड़ा डिस्कशन हुआ, एक केस हुआ था, कौन सा? कौन सा भाई? आपका बर्बरीन करके केस हुआ था। और इस केस में ये डिसीजन लिया गया कि भाई देखो, प्रियम्बल ना पार्ट नहीं है किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का। पर फिर केशवानंद भारती केस हुआ और उसने ये बताया कि नहीं, ये क्या है? पार्ट है। फिर यूनियन एंड वर्सेस एलआईसी केस हुआ, उसमें भी ये बात कर दी गई कि प्रियम्बल भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसका मतलब इसमें भी चेंज हो सकता है। अगर पार्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, अगर पार्ट है तो चेंज भी हो सकता है। और इसीलिए याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आए, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपका आंसर होगा क्या भाई? यस। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, कुछ एक बातें और प्लीज ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में। पहली बात, प्रियम्बल का पूरा कॉन्सेप्ट 1973 पहली बार प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इवेंचुअली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका के वॉर ऑफ अमेरिका के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब वो आजाद हुए तो उन्होंने संविधान लिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, नॉन जस्टिफिकेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रियम्बल में दी गई बात सरकार आपको नहीं देती है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में लिखा हुआ था और हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तीसरी बात, N.A. पालकी वाला ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? एक आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड क्या होता है समझाता हूं। जैसे मान लो कि भाई आप जा रही हो अपने उस दोस्त के साथ, ठीक है, बस आई ले गई, किसको? उसको, हाँ यही तो, ले गई। अब क्या आप भाग गई अपने भाई, बस नीचे आ गया हो, अब कैसे पता चलेगा वो कौन है? यस। ऐसे ही भारत का संविधान क्या कहता है, ये बात कैसे पता चलता है? प्रियम्बल को देख लो। पूरा संविधान नहीं पढ़ा जा रहा, प्रियम्बल पढ़ लो। प्रियम्बल पढ़ के भी पता चल जाएगा अंदर क्या है। जैसे कई गेटों का लिखा नहीं होता है कि यहां पर कुत्ता है सावधान, फिर तुम थोड़ा झांक के देखते हो वो लड़का खड़ा होता है उनका, जिसका नाम उन्होंने टॉमी रख रखा है ना? आपको पता चल गया। दूसरी बात, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। इसका मतलब क्या है कि भारत की पॉलिटिक्स कैसी है, ये बात कैसे पता चलेगी? प्रियम्बल देख के। हमें पता चल रहा है ना कि भारत की पॉलिटिक्स में लिबर्टी है, भारत की पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक है, भारत की पॉलिटिक्स क्या है भाई? लिबरल है। भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्या है? आप सिटिंग पीएम को डिक्टेटर बोल रहे हो और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो यही तो चाहिए। उसके बाद डिक्टेटर है, सोच के देखो, नए तरीके का डिक्टेटर मिल रहा है विश्व में कि डिक्टेटर के मुंह पे बोल रहा कि तुम डिक्टेटर हो, डिक्टेटर फिर भी कह रहा कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है अगर हूं तो। समझ में आ रही बात यहाँ पर? अच्छा, एक और बात याद रखना, नोट लिख लेना, क्या कि इसकी जो लैंग्वेज है, प्रियम्बल की जो पूरी भाषा हम पढ़ रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये जो लैंग्वेज है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। दीदी खोल लो इस बैग को, क्या करोगी इसे? किस लिए लाई थी? मत रहो भाई आप अपने दोस्त के साथ। ऑस्ट्रेलिया से इसकी लैंग्वेज ली गई है। पेपर में कई बार आता है क्या भाई? डेट्स। तो ध्यान रखना बच्चों, 2-4 डेट है, जैसे कि कौन सा? 26 नवंबर एक डेट है। उसके बाद है आपका क्या है? 26 जनवरी, ये है 1949।
ये है 1950, उसके बाद आ जाता है आपका 15 अगस्त, उसके बाद आ जाता है 26 जनवरी 1930। ये 4 डेट है जिनमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। सुनो, कई बार आपने वो लोग देखे हैं जो छुप के शादी कर लेते हैं, सिर्फ 2 ही लोगों को पता है उन्होंने शादी करी है, पूरे खानदान में किसी को नहीं पता है, हाँ ना? ये वो वाला नहीं जो कोर्ट मैरिज किए, देख, हाँ ठीक है भाई हो गया। देखो, कोर्ट मैरिज वाली बात नहीं कर रहे, ये टेंपल वाली शादी की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने मियां बीवी मान लिया है एक दूसरे को। आजकल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नए पर चल रहे हैं कि तू मेरा पति है? ठीक है, ऐसे ही भारत ने अपने आप को चुपके से अंग्रेज गद्दी पे बैठे हैं, अपने आप हमने रावी नदी के किनारे क्या मान लिया? आजाद। बोला हम हो गए, हद हो गई। तुमने किसी की गाड़ी के आगे हाथ रख करके फोटो खिंचवाई कि हमारी हो गई, उसे नहीं पता। लड़कियां नहीं समझ पाएंगी इस बात को, लड़के समझ पाएंगे कि कोई चीज उनकी ना होके भी कैसे होती है। फिर हमें रियलिटी में आजादी कब मिली? ये हमारा रियल है, ये हमें असलियत में मिला है। इस दिन अंग्रेजों ने टाटा बाय बाय बोला कि हम जा रहे हैं, दुख तो हो रहा है पर जाना नहीं चाहते, बोले जाओ। उसके बाद हमने संविधान बना लिया। संविधान क्या कर लिया हमने? तैयार करा। और याद रखना बच्चों, संविधान तैयार करने वाले दिन को 2015 से मनाया जाता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, अब अचानक से पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम करने वाले लोगों की आत्मा जागी। उन्होंने बोला यार हमने तो 26 जनवरी मनाया था पहले। बोला हाँ, तो बोला आजादी तो हमें कब मिल गई? 15 अगस्त को। तो क्या करें? बोले अभी संविधान को लागू नहीं करते हैं, पूरी तरीके से कब लागू करेंगे? 26 जनवरी को लागू करेंगे। बात समझ में आ रही है? और 26 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? अपना रिपब्लिक डे। ध्यान से सुनना, एक बात प्लीज सभी लोग अपने दिमाग में रखना, 26 जनवरी जो है ये दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि पहले हमने क्या कर लिया था? लाहौर सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, सिर्फ इस वजह से। वैसे ऑफिशियली लिखा हुआ आपको हर जगह क्या मिलेगा? कौन सी डेट मिलेगी? 26 नवंबर 1949। संविधान के पेज पर यहां देखो जरा, दिख रहा होगा तुम लोगों को? दिखा क्या? क्या दिख रहा है यहां पर? 26 डे ऑफ नवंबर। तो हर जगह यही वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। बाद में पूरी तरीके से लागू करने के लिए रिपब्लिक डे मनाने लगे। क्लियर है बात यहां पर? तो क्या क्या है भाई, इसकी पावर कहां से आती है? द पीपल ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी देता है। क्लियर है? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। आज तक संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका जोड़ा गया क्या? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या जोड़ा गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया भी था कि हाँ जी, किसकी? ये पीडीएफ ही मिल जाएगा, नहीं जरूरत भी नहीं है, मेरी फोटो लेने वाले बहुत लोग हैं। हमारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, मतलब तू वो करने वाली इसमें क्या बात थी? अगर 1 लाख रुपए कमाने वाले की भी लिस्ट लंबी ना हो तो फिर भारत में बेकार रहना हो गया, फिर तो पैसा कमा गया। जो आपसे बातें करते हैं ना वो हमें नंबर देके जाते हैं। चलो ध्यान दो प्लीज बच्चों। मैं ऐसे कहीं पे खड़ा था मेट्रो के अंदर, तो एक कांस्टेबल लड़की चलती हुई आ रही थी, तो मुझे याद नहीं था, उन्हें आके पैर छुआ, तो बोल रही है सर आपको याद नहीं, मैंने उस वाले बैच से पढ़ा है वो फलाना। मैंने कहा बेटा देखो एक बात सुन लो, आज कितना ही एहसान क्यों ना हो, पैर वैर नहीं छूना है,
ये लोग बुजुर्ग मान लेंगे अभी। और उसी टाइम एक लड़की मुझे दूर से देख रही थी, पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया उसने। हाँ लड़की, उसे लगा ये तो महात्मा आदमी है। छे तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, फ्यूचर में कहीं तुम्हें मिलूं तो तुम्हें यही बोला, और सुमित भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक। ऐसे नहीं करना है सर जी गुरु जी ना, बदतमीजी नहीं। ध्यान दो प्लीज। क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी ना कि इंडिया के अंदर क्या है भाई, यूनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड है ना। और मैंने आपको बता दिया है ना कि यूनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड जहां पर भी लग रहा हो बच्चों, प्लीज इस बात को अपने जहन में उतार लेना। इसका मतलब ये है कि इंडिया को किसी भी कंडीशन में क्या नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम इंडिया में वर्ड क्या यूज करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको पहले बताया ना, ये रिश्ता कैसा है हमारा, ब्रदर और सिस्टर वाला है, ना कि हस्बैंड वाइफ वाला। क्लियर है बात? यहाँ पे अलग होने वाली कोई भी चांसेस नहीं है, ये बात अपने जहन में डाल लेना। इसीलिए इंडिया को हम संघ तो कहते हैं, पर संघवादी उस नेचर का नहीं है जैसे कि अमेरिका है। क्लियर है बात? यहाँ पर आगे चलो, अगली हेडिंग डालो जी। हाँ बेटा, भाई बहन तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मम्मी पापा। मिलाओ, जितने मर्जी मिलाओ, किसी कौन रोक लेगा कम वक्त, है ना। अभी बधाई हो देखी है ना, ध्यान दो आगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कौन लेकर के आया था, 13 दिसंबर 1946 को जब पहली बार बैठक हुई, 9 दिसंबर को। कब हुई? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की बैठक हुई, सुनो प्लीज, 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की क्या हुई, बैठक हुई, तो फ्रांस में ना एक प्रथा चली आती है, जो सबसे बूढ़ा आदमी है उसको क्या करते थे, गद्दी बिठा देते। हमारा वाला ज्यादा बूढ़ा था, वो इतना बूढ़ा था कि भगवान उनको ऐसे हाथ दे रहा था कि कभी भी खींच लेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे से हो नहीं पाएगा, पता चले आज मुझे बिठाया परसों मैं ना रहूं, तो किसी को और को। तो 11 दिसंबर को किसको बिठा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के बनते ही सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी हेड के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। 11 दिसंबर को बैठे, 13 दिसंबर को सब लोगों ने खुसफुस होने लगी, भाई क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकर के बताया कि हम यहाँ पर आखिर क्यों मिले हैं, क्या हमारे मिलने का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी चीज को क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और वही क्या है, ब्लूप्रिंट है किस चीज का, प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या है, उस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला था उन्होंने, हमारे मिलने का जो उद्देश्य है वो जो बताया था उन्होंने, उसी को बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया गया। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अच्छा, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? अगर पूरे संविधान को उठा के ब्लूप्रिंट देखोगे तो वो कहते, अबे रुक जाओ भाई, वो कहते हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ भी मत बोला करो, एक तो भले बात है ना, ब्लूप्रिंट देखा यही होगा। वो ब्लूप्रिंट ऑफ प्रियम्बल है। 2 वर्ड हो गए, फिर से सुनो। अगर आपसे पूछे कि भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या है, कहां से उठाया है, तो लगभग कहां से, 2/3 संविधान कहां से उठाया, 1935 से। तो ये ब्लूप्रिंट है। अच्छा, और अगर आपसे पूछे कि भैया प्रियम्बल कहां से लिया गया, मतलब प्रियम्बल कहां से उठाया गया, अमेरिका से उठाया गया, पर जो है वर्ड जो लेके आया वो कौन था आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही तो कॉपी पेस्ट करा गया है ना उसको उठा करके। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो बच्चा पार्टी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कृपया करके बताओ। चलेंगे आगे। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। ज्यादा कॉपी में सिर्फ वो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, उसके सिवा फालतू की कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो अपने, वैसे भी रजिस्टर महंगा हो गया। ध्यान दो, यूनियन एंड टेरिटरी समझाया था मैंने पिछली क्लास में। कितने आर्टिकल बताए थे टोटल, 20। कौन सा है, रहने दो बेटा यार, तुम लोगों के चक्कर में अजाइलम जाना पड़ जाएगा मुझे किसी दिन। मेरे लाल, मेरे बच्चे, थैंक यू मैम।
कोई तो सही बता रहा है कुछ, आधी क्लास लग रहा है भोला खा के आती है। हाँ ब्लू लेवल तो नहीं पी पाओगे ना, 14,000 की आती है। तो जो जो मिल रहा है 2 रुपए का आता है, ऐसा तब 5 का हो गया हो तो पता नहीं। ठीक है, जब मैंने फांकी लगाता था तब 2 की थी। भोला। हाँ क्या होता है ये? इसको लेने के बाद दुनिया कहती है क्या होता है, गोल गोल होता है। अभी भांग ही होती है, हाँ पर भांग नहीं, भोला। उसके बाद आदमी भोली भोली हरकतें करता है। ये यहीं से निकलते, किसी बनवाड़ी से जाके बोलो भोला दे दो, खा मत लेना पागल हो जाओगी। उसके लिए मेमोरी, मैं ये YouTube पे जाएगा, मैं नशे को किसी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा हूं। देखो भाई, पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमने बात करी थी ना इस पे। आर्टिकल 1 क्या कहता था, बताओ भाई। इंडिया, क्या इंडिया? आगे आगे हो गया, बस खत्म। देखो क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है भैया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। हम यहाँ पर जो मिले हैं वो बिछड़ने के लिए नहीं मिले हैं, ठीक है। राजस्थान की शादी है, बालिका वधू ही करवा दिया है हमने, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन में कौन कौन सा पार्ट, जो इंडिया की टेरिटरी है, या जो इंडिया क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, या फिर इंडिया ने क्या करा है भाई, कभी किसी को हड़प लिया, ये सारी सिनेरियो में क्या कहलाएगा आपका, वो इंडिया का पार्ट ही कहलाएगा। बात क्लियर है यहाँ पर? आर्टिकल 1 में कोई डाउट किसी को? बोलो। अच्छा, मुझे अगर ये पता करना हो कि कहां पर ये लिस्ट है कि कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी, तो कहां पर मिलेगी ये लिस्ट? शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। कहां पर? शेड्यूल फर्स्ट के अंदर लिखे हुए हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई बार बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। ध्यान से सुनो, राज्य वो होता है जो राज्य की कैटेगरी जो दी गई थी फुलफिल कर ली, भाई जनसंख्या ठीक ठाक थी, फुलफिल हो गई। पर कुछ एक ऐसे एरिया थे जो राज्य बनने की कैपेबिलिटी बनी थे, तो उनको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित होने का मतलब, यूटी होने का मतलब ही है कि आपको कौन कंट्रोल करेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो जब कभी भी आप देखते हो भारत में कि भाई दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो रोड बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहा है, तो आप बिल्कुल पागल हो जाते हो, देखा हमारा केजरीवाल, केजरीवाल कुछ नहीं। केजरीवाल ये जो कर रही है सारा खर्चा कहां से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। और नहीं तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते ज्यादा फंड मिलता है, कैपिटल होने के नाते किसी और राज्य के कंपैरिजन में ज्यादा फंड दिया जाता है, क्योंकि स्पेशल स्टेट्स के दर्जे में भी आता है। क्योंकि क्या है आपकी, ये कैपिटल भी है ना, 1912 में से कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 2 ये कहता है किसी भी नए स्टेट का एडमिशन करना हो या एस्टेब्लिशमेंट करनी हो, अगर आप क्या कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो या एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कौन सी पावर में आता है, आर्टिकल 2 इस बात की पावर देता है। मतलब समझाता हूं, जैसे 1975 में सिक्किम को भारत राज्य का क्या करा गया, हिस्सा बनाया गया, ये क्या कहलाएगा भाई, किसके थ्रू करा गया, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 2 ने ये पावर दी कि भाई ऐसा कर सकते हो। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? जबकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का टूटना क्या 2 का पार्ट है? नहीं, तो ये किसका पार्ट होगा बच्चों, आर्टिकल 3 का। मान लो कि आपको अपनी बाउंड्रीज चेंज करनी है, स्टेट का नाम चेंज करना है, मद्रास का नाम उठा करके क्या करा आपने, चेन्नई करा। आप जब ये काम करते हो, ऐसी चीजें कर रहे हो आप, तो उस सिनेरियो में कौन सा आर्टिकल एक्टिव होता है, आर्टिकल 3। फिर से समझो क्या है पूरे संविधान में। संविधान ये बता रहा है कि भारत में कोई भी चीज करने के क्या तरीके हैं और उसे किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आप उसे उस तरीके से नहीं करते हो तो इसका मतलब है आप संवैधानिक रास्ते पे नहीं चल रहे हो। सीधी सिंपल बात। यस, अभी अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को असम की डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, तो वो किस चीज़? आर्टिकल 3
डिलिमिटेशन कमेटी एक बिल्कुल अलग चीज है। अब सुनो क्या होता है। अब अपन ने एक राज्य बनाया या डिस्ट्रिक्ट चेंज करा, कर दिया आपने चेंज, तो वहां पे आपको सीट बांटनी पड़ेगी। विधानसभा की सीटें भी बटेंगी, राज्यसभा की सीटें भी बटेंगी, लोकसभा की सीटें भी बटेंगी, क्योंकि भारत में ये सीटों का जो बंटवारा है पूरा का पूरा, उसका आधार है जनसंख्या। अब आपने एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड करा तो जनसंख्या क्या हुई होगी, बढ़ गई होगी। बगल वाले की जनसंख्या क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। जैसे उत्तराखंड 2000 से पहले क्या था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो जैसे वो टूटा होगा तो वहां भी डिलिमिटेशन कमीशन तो बैठा होगा ना। तो जब सीटों के बंटवारे के लिए बैठता है उसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। बात समझ में आई यहाँ पर? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। आर्टिकल 4 ये कहता है, देखो ये जो हरकत कर रहे हो तुम, कौन सी, जो सेकंड में और थर्ड में जो बार बार आप चेंज कर रहे हो, हमने कहा हम तो करेंगे, पता क्या कर लेगा, बोले बाबूजी हम कुछ नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि शेड्यूल फर्स्ट मतलब जहां पे नाम वाली लिस्ट है वहां बता तो दो एक तेलंगाना नाम का राज्य और बना है, पता तो चल जाए। ये बता तो दो 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है और यूनियन टेरिटरी की संख्या घट के कितनी हो गई है, 8 हो गई है। लिखोगे तो सही कहीं पर, बोला हाँ ये लिख देंगे, इसमें क्या टेंशन है। तो शेड्यूल 1 में भी चेंज कर देना। साथ ही साथ अगर जब सीटों में अगर मान लो नया राज्य बनेगा तो राज्यसभा की सीटों में चेंज आएगा। राज्यसभा की सीटें कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये लिखी हुई है शेड्यूल 4 में, तो आपको वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उस चेंज को भी दिखाओ। मैंने कहा नहीं दिखाते, पता क्या कर लेगा, बोले ये आर्टिकल 4 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं है ये बताओ। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। क्या हुआ दीदी, क्यों मुस्कुरा रहे हो बताओ। तो बेटा अच्छा, तो अब मैं क्या करूं, मैं अब ऐसा करूंगा, मैं आपके सपने में आऊंगा कल, क्योंकि आप ऐसे तो पूछोगे नहीं, तो मैं प्रकट होऊंगा जब, हे देवी क्या है, तब प्रभु कल वाला आर्टिकल 4 समझ में नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ बताओ क्या हुआ, तब बोल, तब बता नहीं रहे हो भाई। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तब मुझसे पूछोगे ना। बार्टर सिस्टम में तो नहीं पढ़ रहे ना यहाँ पे, बार्टर सिस्टम में तो पढ़ नहीं रहे ना यहाँ पे। बार्टर सिस्टम जानते हो ना, कि मतलब चलो हमने कुछ काम कर दिया, पढ़ा देना, पैसा दिया है ना, तो जब पैसा दिया तो पूछ लो दीदी। कौन सा आर्टिकल समझ में नहीं आया, यही वाला। बस हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो कुछ इस तरीके की कहानी है कि भारत के अंदर एक सूची है जहां पे क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स। अब ये स्टेट्स की लिस्ट लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है भाई जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे करके टोटल राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस सूची को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल फर्स्ट। उसके बाद एक और सूची है जिसमें है लिस्ट ऑफ राज्यसभा सीट, ठीक है। और यहां पे हमने लिख रखा है कि भाई यूपी की अंदर 40 सीट होगी, तमिलनाडु के अंदर 30 सीट होगी, जो भी है, ठीक है ना। बिहार के अंदर मान लो 12 सीट होगी, जो भी है। बात समझ में आ रही है, आपने लिख रखा है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, संविधान में बिल पास हुआ आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और बिल पास होते ये पता चला कि भाई सिक्किम क्या बनाया हमने, एक नया राज्य बनाया। भारत के अंदर क्या करा गया, इसको जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही तुमने ये काम करा, इन दोनों लिस्ट में अपडेट करोगे। अरे सुनाई नहीं आया मेरे को, करोगे ना। बस यही बात कौन सा आर्टिकल कह रहे हैं। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो शायद आप अपडेट नहीं करते, बट आर्टिकल 4 ने आपको बाइंड करा है। चलो कि भाई अब क्या करो, अपडेट करो, तो कर दो अपडेट। यहाँ पे सिक्किम लिख दो, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे लिख दो कि भाई सिक्किम की क्या 4 सीटें, बात खत्म। यही बात कौन सा आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल 4 कह रहा है। अब समझ में नहीं आई, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब ये लास्ट था, ये आखिरी अटेम्प्ट था मेरे समझाने का।
इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। उसके बाद तो फिर सीधा चेंज ही करना पड़ेगा पार्लियामेंट में जाके, वहां सीधा ही लाइव डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। मोदी जी से कहूंगा यार करो थोड़ा सा, बच्चों को समझ में नहीं आया, एक आधा करवा दो, लाहौर ले लो अंदर। भाई किसी को आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो भाई बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, मुझे बात बाकी टीचरों का नहीं पता। मेरी क्लास में ना 2 चीजें हैं। एक तो तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने नहीं आए हो, कि ये लगे ओम स्वाहा स्वाहा, क्या समझ में आया नहीं आया पता नहीं, बोल दिया। भाई नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो, पूछो, क्योंकि भैया तुमने पैसे दिए हैं। और मुझे तो बड़ी तकलीफ ये होती है, वैसे तो ये लड़कियां लड़के जो हैं गोलगप्पे वाले से लड़ जाएंगे, भैया एक सूखा दे दो 10 रुपए गोलगप्पे में, उसकी जान ले लेंगे, नहीं एक पानी और भैया पानी और, हो गया पानी में डुबो दूं क्या इसे। जहां 25,000 फीस दे रहे हो, 20,000 फीस दे रहे हो, वहां आपको अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने में शर्म आ रही है। और आपको ये लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी, किसके सामने, किसकी इज्जत है यहाँ पे। तुम्हारे बगल वाला तुमसे ज्यादा जीनियस थोड़ी ना है। और अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तो भाई देखो मेरा पर्सनल ये कहना है, खाना, पढ़ना और प्यार, ये 3 चीजें। खाने में शर्माना नहीं चाहिए, जहां मिले बढ़िया खाना मिले बैठ के खा लो, 2 रोटी मांग के खा लो। सामने वाला क्या कहेगा, कैसा नीच आदमी, तुम तो खा रहे हो ना, भाड़ में आंधे, जो सोचता हो सोच ले। ये सुनो, भाड़ में जा तू सोच ले। मैं तो अगर दुकान पे जाता हूँ ना मिठाई की, और वहां पे लड्डू खुले रखे होते हैं, मैं कहता हूँ भाई ये फ्री का है क्या, खा लूंगा। पूछने में क्या जाता है, क्या पता मिल ही जाए। दूसरा बात पढ़ाई, ज्ञान मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, खड़े होके ले लो, आपके मतलब का है। तीसरा प्यार, आपको कोई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मैं शर्माऊंगी। अब कहाँ है शर्माए, क्या पता मिल जाए, ट्राई करके देख लो। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते कि तुम्हारी शकल अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हम जिंदगी में ये तो पता रहेगा नहीं अच्छी लगी उसे हमारी शकल। एक तरफा गाना गाते हुए तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, से तो अच्छा है कि हमारी शकल ही ठीक नहीं थी। हाँ पर बोल के देख लो, क्या पता मिल जाए। मैं तो शादीशुदा लोगों से बोल देता हूँ, क्या पता मिल जाए प्यार। ये पर्सनल था। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरी वाली बात चाहे इंप्लीमेंट करो मत करो तुम्हारे ऊपर है। देखो बच्चों, तो टोटल 12 शेड्यूल है, वैसे 12 थे नहीं बचपन में, पहले 8 ही थे, ठीक है। पर वही है ना, भारत की पॉपुलेशन बढ़ती गई, 8 शेड्यूल थे। 8 के बाद जितने भी हैं 9, 10, 11 और 12, मैं समझा देता हूं। 9वां शेड्यूल समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान से समझना। आपने कभी भूत वाली पिक्चर देखी है? तो तुमने सबने देखी है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसने भूत की पिक्चर नहीं देखी आज तक। हाँ नहीं, पहले रिलेट तभी कर पाओगे ना। तो तुमने देखा होगा कि भूत हर जगह घूम रहा है, एकदम नाच रहा है, नंगा भाग रहा है, सबको तंग कर रहा है। फिर अचानक से कमरा आता है माता रानी वाला, होली जीसस क्राइसिस वाला, है ना, हनुमान चालीसा वाला, जिस कमरे में भूत नहीं जाता। भूत का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। भूत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट। और कमरे का मतलब है आर्टिकल 9, शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 के अंदर रखा हुआ कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट उसको टच, यही शेड्यूल 9 है, बात खत्म। समझ में नहीं आई बात? कि क्या हुआ भारत में पहले क्या था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी था। अब किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए क्या करती थी, लेती थी, वो भाग के कहां पहुंच जाता था। तो सब लोगों ने दिमाग लाया, बहुत दिमाग लाया, घुमा घुमा के दिमाग लाया, और दिमाग ला के ये कहा कि ऐसा क्या करते हैं, संशोधन लेकर के आते हैं कि जिसके बाद क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में तुम जा ही नहीं पाओगे। वो माता रानी का कमरा जिसमें जा ही नहीं सकते, बात ही खत्म। कोई दिक्कत? बोलो भाई। आप शेड्यूल 10 क्या कहता है? बहुत टाइम से 52nd अमेंडमेंट 1985 में
दल बदल बहुत बड़ा एक हिसाब किताब हो गया था, कोई भी दल बदल रहा था तो एक दल बदल कानून आया, या डिफिनेशन कानून कहते हैं इसे। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाते हो तो लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन और स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर के पास ये राइट होगा कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। फिर से समझना, कर सकता है, करेगा ही नहीं, कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार लोगों को लगता है सर करते क्यों नहीं, वो अपनी मर्जी है, पर ऐसा अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद आया क्या आपका शेड्यूल 11, जिसमें ये बोला गया कि पंचायत के पास पावर दी गई कि पंचायत कौन कौन से काम करेगी, और शेड्यूल 12 में ये बोला गया कि म्युनिसिपैलिटी कौन कौन से काम करेगी। ये हैं आपके कौन से 9, 10, 11, 12। अब आप इनको अगर याद रखना चाहो तो आप स्टोरी बुन सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि स्टोरी ये क्या कहती है कि भाई देखो राज्य है, अब राज्यों में काम करने वाले लोगों को सैलरी वैलरी भी चाहिए, हाँ है ना, और सैलरी चाहिए तो हमें उनसे क्या चाहिए, शपथ भी चाहिए कि भाई शपथ करोगे हम भाई तुम ठीक ठाक से काम करोगे, ठीक ठाक से जब काम करोगे तो हम तुम्हें राज्यसभा की सीट दे देंगे। राज्यसभा की आप सीट दे दोगे तो भाई ये ध्यान रखना कि शेड्यूल एरिया वगैरह को क्या करके रखना, संभाल के रखना, और उसके बाद पावर को आपस में क्या कर लेना, बांट लेना। और भाई देखो बात जो करना अपनी भाषा में करना जिससे कि सबको समझ में आए, और ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाना, बनाओ तो फिर वो माता रानी वाला कमरे में डाल दो हम बात। उसके बाद अगर बदलता है, कहते नहीं मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, बदलते ही शेड्यूल 10 आ जाएगा, बदलने ही नहीं देंगे, और नहीं कुछ हुआ तो भाई पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के काम तो करवा ही लेंगे। सो अब आप इसको कैसे याद रखते हो नो मैटर, बट पेपर में क्वेश्चन आता है, जस्ट कीप इन माइंड कि पेपर में क्वेश्चन आएगा। और कौन सा शेड्यूल आएगा मैं भी बता दूं, शेड्यूल 6 पेपर में जरूर आएगा क्योंकि लद्दाख को लेके बड़ा चल रहा है, ठीक है, तो ये आएगा। अब आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर शेड्यूल 6 क्या है, तो कुल मिला के शेड्यूल 6 ये कहता है कि भाई जैसे मेघालय है, जैसे आपका त्रिपुरा है, जैसे आपका क्या है असम है, इन राज्यों के अंदर ट्राइब्स रहती है, उन ट्राइब के लोगों का वहां पे ना तो आप जमीन खरीद सकते हो, ना आप उनके कल्चर में इंटरफेयर कर सकते हो। ऐसा ही एक राइट मांग रहा है कौन, लद्दाख, लद्दाख मांग रहा है। सरकार क्यों नहीं दे रही है, सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि भाई वहां पर सरकार स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट करना चाहती है फॉर द पर्पज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना बहुत क्लोज है वहां पर, ठीक है, और वहां पे BRO यानी कि कौन आपका बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम है कि रोड बनाना, और उसे रोड बनाना पड़ेगा। अगर उसे शेड्यूल 6 में डाल दिया तो रोड बनाना क्या हो जाएगा, वहां पे बंद हो जाएगा, और चाइना कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, कब्जे की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो एक बड़ा एंगल ये भी है सरकार के मना करने के पीछे, ठीक है। हालांकि नुकसान पहुंच रहा है लद्दाख को नो डाउट, क्योंकि जितना कंस्ट्रक्शन होगा वो एक ऐसे एल्टीट्यूड पर है कि वहां पे क्लाइमेट में इश्यूज होंगे तो बहुत जल्दी वो इश्यूज दिखेंगे भी, समझ में आ रही बात। बट ये अब गवर्नमेंट का अपना मामला है, हमें इस पर क्या ही टिप्पणी करनी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कृपया करके, दिखा देते हैं भाई साहब ऐसे कैसे। इतने में इतना ही मिलता है भैया, ये तो खत्म हो चुका था ना, 2004-5-6 में चल रहा था ना, अब तो जस्टिन भी खत्म हो लिया। कर नहीं सकते थे 1976 से पहले, अब तो कर सकते हैं, अब तो नहीं डालते हैं, पहले था ये रूल। हालांकि शेड्यूल 9 अब किसी काम का नहीं है। यस बोलो, क्या समझ में नहीं आया, जो भी एक्ट लैंड से रिलेटेड होता था, सुन लो यार, जो भी एक्ट लैंड से रिलेटेड होता था उस एक्ट को शेड्यूल 9 में अगर लिस्ट कर दिया गया है तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट
नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, यस, जस्ट रिलेटेड टू लैंड। ये जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। कौन कौन सी बोल रहा है? किस किस को लग रहा है सी आंसर है? फिर मैं देखना चाहता हूँ कितने सी हैं ऑप्शन में। सी तुम लोग क्या सोच, अगर किसी को एडमिशन समझ के आर्टिकल 3 के नोट में अभी तक आंसर क्लियर नहीं हो रहा, रहने दो, तुम छोड़ दो पढ़ाई भाई, रहने दो, टफ हो जाएगा ये। एडमिशन कहां पर है बच्चों? बात ही खत्म। इस पे कौन सी घनन चर्चा हो रही है? ये हरियाणा पीसीएस का पेपर है, पिछले से पिछले साल का। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो बेटा, बाद में खेल लेना, फोन में खेल लो। ठीक है, रूस कौन सा बोल रहा था? किसी ने तो रूस बोला। आ जाओ भाई, सिटीजनशिप मैंने आपको बता दी थी ना सर, नागरिकता पिछली क्लास में नागरिकता पढ़ाई थी ना, बताया था ना। समझ अब लो, देख अब लो। बेसिकली देखो, सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक चलती है, और भारत में जो सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है, नागरिकता का जो पूरा क्या है कॉन्सेप्ट है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, आप भारत के नागरिक हो? कैसे पता चला आपको? फाइव से लेके 11 तक नहीं, आधार कार्ड आपकी सिटीजनशिप को नहीं प्रूव करता है, ध्यान दो। अरे रुक जा करो चाचा, भारत में आप सिटीजनशिप हो, आपके बहुत सारे प्रूफ है, एक दो नहीं बहुत सारे प्रूफ पड़े होंगे, आपका पूरा खानदान यही बसा पड़ा है। जिसको भी यहाँ पे ना लग रहा हो, आधे लोगों के बही खाता बनारस में चल रहे हैं, नहीं समझे बात को? बहुत सारे लोगों के बही खाता जो है, यूपी में जो लोग रहते हैं उनके बही खाता चलते हैं खानदानी। जैसे आप कभी, अगर आपके खानदान में से कोई भी कभी आज से 500 साल पहले भी पिंडदान करवाने के लिए कहाँ गया, हाँ, तो वो लिखते रहते हैं। आप जाके बोलो मेरा एक कुनवा है, मैं इस जगह से हूँ, तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे ढूंढने पर। ठीक है, बही खाता मेंटेन होता है। ठीक है, क्या भाई ये बंदा यहाँ पर जलाया गया है, और आप वैसे मरने की भी जरूरत नहीं है। आप वहाँ जाके, जैसे मान लो आपके फादर यहाँ पे एक्सपायर हुए, जैसे मेरे फादर यहाँ एक्सपायर हुए, हाँ, तो वो वहाँ पे भी आपको आपके फादर, मदर, चाचा, बुआ, नानी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। सिटीजनशिप इंडिया में सिंगल है, मैंने आपको बता दी थी, बहुत सारे बच्चों जैसी। आर्टिकल 5 ये कहता है कि भाई संविधान जो है वो क्या करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है कि भाई देश के अंदर नागरिकता होनी चाहिए, व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 6 ये बोलता है कि अगर कोई इमिग्रेंट जो तारों के नीचे से कहां पर आया है, भारत में आया है, तो उसको भी क्या मिलेगी, नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वो 1948 से पहले आया है तो। ठीक है, पर इसी में कुछ चेंजेस करे गए और बोला गया कि देखो तारों के नीचे से आप आ रहे हो, हमने कहा हाँ तारों के नीचे से आ रहे हैं। बोले क्या तुम इनमें से रिलेटेड हो क्या कोई? बोला कौन सा? बोले इनमें से हो कुछ? बोला हिंदू हो? बोला नहीं। बोला सिख हो? बोला नहीं। बोला बुद्धिस्ट? बोला नहीं। जैन? नहीं। पारसी? नहीं। क्रिश्चियन? नहीं। अल्लाह अकबर, क्या बोलते हो मियाँ? नहीं हम इनमें से कोई से भी, तो बोले नहीं मिलेगी, नहीं देंगे। बोले क्यों?
बोले क्योंकि तुम लोगों के लिए तो पहले से हमने एक बढ़िया सा स्टेट बनाया हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों के तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, उसके सिवा भी 78 इस्लामिक कंट्रीज पूरे विश्व में हैं, कहीं भी चले जाओ। और भारत में तो वैसे भी दंगे होते रहते हैं, और सबसे खूंखार कम्युनिटी जो है वो कौन सी है? हिंदू, दंगा करते रहते हैं। हाँ, हम हैं। औरंगजेब भी हिंदू था, मोहम्मद बिन कासिम भी हिंदू था, कसाब भी हिंदू था, नाम ही चेंज कर करके आए थे सब लोग, सारे हिंदू थे। हिंदू कौम ही आतंकवादी है। तो भैया तुम अपनी जान बचाओ और पाकिस्तान जाओ। फिर से सुन लेना इस बात को बहुत ध्यान से, भारत के किसी मुसलमान को हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। कुछ बहुत लिटरेट अनपढ़ लोग जो हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, स्वरा भास्कर जैसे, रफ्तार जैसे, ज्ञान की एकदम धारा बह रही है उनके अंदर से, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब्दुल को कोई नहीं निकालेगा। अरे अब्दुल को निकाल कौन रहा है? अब्दुल का बाप इंडियन है, उसकी माँ इंडियन है, अब्दुल खुद इंडियन है। क्योंकि आर्टिकल 10 ये कहता है क्या कि जिसको एक बार नागरिकता मिल गई है, संविधान में कैसे ही परिवर्तन क्यों ना आ जाए, उसकी नागरिकता क्या नहीं करी जाएगी। ये तो हम वो कह रहे हैं कि तुम तारों से नीचे से निकल के आए हो। बोले हाँ मालिक, हाँ निकल के तो आए हैं। बोले तुम हिंदू हो? बोले हाँ, तो हम तुमको नागरिकता दे रहे हैं। बोले तुम तारों के नीचे से निकल के आए हो? अब्दुल बेटा तुम आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? फंस गया? देखो अब्दुल बेटे पैंट फट जाएगी। नहीं अब आ गया। अब्दुल क्या हुआ बेटा? क्या क्या हुआ? क्या अत्याचार हो रहा है? फिर बीबीसी वाले कहेंगे हम भी करते हैं। अच्छा, नागरिकता चाहिए? क्यों चाहिए? जब मामला शांतिपूर्ण हो जाए तो वापस चले जाना, तब तक रुको। हम ये नहीं कह रहे तुम भारत छोड़ दो, हमें कह रहे नागरिकता क्यों चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? भाई नागरिकता क्यों चाहिए? आप भारत में रहो, काम करो, जब तक आपका देश क्या नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि वहां भुखमरी है, भुखमरी खत्म नहीं हो रही जब तक, ठीक है, तब तक आप रहो। और जिस दिन आपको क्या लगे खत्म हो गया, वापस जाओ। नागरिकता क्यों लोगे भाई? तो इनके वीजा रिन्यू होते हैं। ये अब्दुल वीजा देखा है? पासपोर्ट वो तो है ही नहीं ना उनके पास, तारों के नीचे से। ठीक है, फिर आगे तो अब क्या? अब क्या करें? क्या करें? हम भी नहीं कर पा रहे कुछ। जैसे ये देखो, ये अभी सीमा हैदर पर अटक गया है। सर, जब अब तालिबान का मामला हुआ था, अफगानिस्तान से काफी लोग यहाँ आए, तो उन लोगों का क्या, जैसे वो कह रहे कि हमें सिटीजनशिप दे दो। नहीं देंगे ना, क्यों दें? हाँ, तो फिर वो उनका रिकॉर्ड कहाँ पे, क्या चीज का रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड? मतलब कैसे आए? दो तरीके के लोग इंडिया में आते हैं, सुन लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट है, जो तरीके से फ्लाइट की टिकट बुक करके बाइज्जत आया है, वो भारत में रह रहा है, बार बार अपने पासपोर्ट पे रिन्यू करवाता रह रहा है वीजा को, रह रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो आया है जो आया नहीं है, जो आया है पर हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे लोगों को बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भैया अब्दुल तुम कहाँ हो? बोले मैंने कि कुछ पासपोर्ट कुछ कुछ चिट्ठा विट्ठा है? बोला नहीं। यानी तुम हमारे लिए इलीगल इमिग्रेंट हो, हम तुमको इलीगल इमिग्रेंट का कार्ड बना के दे देंगे। तुम कल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोल सकते हमारे कल्चर हमारे, बोले मारेंगे बहुत गिर के। तुम्हारा कौन सा कल्चर है? आर्टिकल 29 मना करता है फॉरेनर्स को देने से, हम नहीं देंगे तुमको। कल को तुम खड़े होकर के दंगे मचा रहे हो, दही तोड़ दी जाएगी तुम्हारी, बेटा मोर बना दिया जाएगा। हमारा भारत का मुसलमान लड़े पिटे मारे काटे हमारा अपना है, हम लड़ लेंगे झगड़ लेंगे सब कुछ कर लेंगे। घर का बच्चा घर का, मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मोहल्ले का बंदा आके लड़ गया घर के अंदर घुस के कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है, तुमने कहा खाना दे देंगे, खाने के बाद कह रहा है नमक कम है, मारोगे। और मैं बता रहा हूँ, अभी ना मैं चौकाट पे खड़ा था, दिलशाद गार्डन के अंदर है एक बहुत अच्छा चौकाट, तो वहां पे मैं खड़ा था, मैं खा रहा था कुछ, तो भाई मैं 90 रुपए की मोमोज की प्लेट ऑर्डर करी थी, मैं मोमोज खा रहा था। एक बच्चा आया छोटा सा, तो मुझे लगा, उसने बोला भैया, मैंने कि भाई खाएगा ना, पैसे नहीं दूंगा खिला दूंगा, तो मैंने उसके लिए
क्या करा, हाफ प्लेट मोमोज ऑर्डर करे। मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे पता क्या बोलता है, भैया वेजिटेरियन नहीं नॉन वेज। भाई मेरे को 14 मोमोज एक्स्ट्रा खाने पड़े, मैंने वो भी मना कर, मैंने वो भी नहीं दिए। इतनी बदतमीजी थोड़ी नहीं सहूंगा। चिकन मोमोज अरे मैं तो खाता ही नहीं हूँ, क्यों खाना भाई। पहले से कम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी हुई है, चिकन खा के और बढ़ाना है। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये एक तो बैगर ऊपर से चूजर। 35 साल का आदमी थोड़ी ना कह सकता नहीं मुझे सुंदर सुशील लड़की चाहिए, तू जिंदा लड़की ढूंढ बस। हाँ बस एडवर्टीजमेंट में ये लिखा होना चाहिए जिंदा लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए बस। हाँ ये बदतमीजी थोड़ी नहीं चलेगी। ध्यान दो, तो इलीगल लेकिन मैं जो सुनो सुन लो निकम्मा सुन लो, अगर इलीगल है कोई, ठीक है इलीगल है कोई, या तो इनका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। कल ही इनके यूट्यूब चैनल पे केस होगा। आवाज नहीं आती इसमें से? हेलो हेलो शक्तिमान, फिर फायदा क्या इतना एफर्ट ला। अरे सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, इलीगल माइग्रेंट एलिजिबल ही नहीं है, बट उसके बावजूद जो 6 साल तक इंडिया में, 7 साल तक इंडिया में रहा हो, 12 साल के उसके पास रिकॉर्ड पड़े हो, उसे अप्लाई कर सकता है। 12 महीने कंटिन्यू रहने के बाद अप्लाई कर सकता है, पर अगर वो नाम से अब्दुल निकला तो नहीं देंगे। सीधी सिंपल सी बात है, बस इतना सा मना कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों? इसका वाजिब पॉइंट आप समझ जाओ। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग भी कहीं जाकर के, कहीं आपके अंदर का लिबरल जाग रहा हो, यहाँ ना बोल रहे हो बाहर बोल रहे हो, ऐसे कैसे अब्दुल को मना कर देंगे। हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो कंट्री है वो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है। बात समझ में आ रही है? उनके पास इस्लामिक कंट्री है जहां पर इस्लाम बाकायदा बाइज्जत फॉलो होता है। वहां पे हिंदू पारसी लोगों के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको यहां पर बुला रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो पूरे विश्व में एक ही कंट्री बची जो इतनी लिबरल है। हिंदू इज द मोस्ट लिबरल कॉम इन द होल ओवर द वर्ल्ड। हमने किसी पर अटैक नहीं करा यार, हम पे करके गए लोग अटैक। हम अपनी बहू बेटी पीटते हैं बस। हाँ हम बहुत ही मतलब शांति वाले, बस बेटी पीट के खुश हैं हम। बेटी को पीट दो, बीवी पीट दो, 2 लोग मिलके बहू जला दी, हमारे दंगे घर तक ही सीमित है। ताकत है ना हम यही करते हैं। लड़की का पढ़ना छुड़वा दो, कम बगत ऐसे कैसे। बाहर चाहे कोई हमें 3 चांटे रसीद जाए, घर में हम क्या बनते फिरते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। अभी कल परसों की बात है ना, मैं एक बस में जा रहा था तो एक घटना हुई। पीछे 2 महिलाएं बैठी हुई हैं सीट पे, बस के पीछे वाले सेक्शन में। आगे की सारी सीटें खाली हैं, तो मैंने उनसे जाके बोला पीछे की सारी सीटें भरी हुई है, वो 2 महिलाएं बैठी हुई हैं। मैंने कहा दीदी आगे की सीट खाली है, उस पर तो मैं बैठ नहीं सकता, वहाँ पे तो फिर आप लोग आगे वहाँ वाली कौम आगे भी खिलाए, हाँ यहाँ महिलाओं की है, तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। एक इधर साइड से खड़ा होता है आदमी, क्या रे क्या ये बैठ नहीं सकती? मैंने सुनो अंकल, दिमाग तो चलाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर का महिलावादी एकदम फेमिनिज्म अभी जागा है ना, मैं समझ गया तुमको, मैं जानता, तुम जैसे जो लोग होते हैं मैं समझ गया। मैं बिल्कुल चेचे पे करने की जरूरत है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर सीट आगे खाली है तो आप बैठ सकते हो, जो सीट आपके लिए अलॉटेड है, फिर आप इसमें क्यों घुस रहे हो? जैसे मैं लड़कियों को देखता हूँ, वो महिला वाला डिब्बा खाली होने के बाद, पूरा डिब्बा खाली है, फिर भी महिलाएं घुसी पड़ी हैं किसमें, मेट्रो के जनरल डिब्बों में। आदमी कहाँ जाए? मेट्रो की छत पे बैठ के जाए। तुम्हारे वाले में चले गए तो 400-500 फाइन मार देगा। हाँ अरे वो तो भाई शकल देख के रखते हैं ना, ऐसे कैसे कोई रैप्टर आकर देते हैं? शकल देख के, वही तो बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे कोई हाथ लगा दे, कोई पुलिस वाला हाथ कैसे लगा के दे के मेरे जैसे को मैं दोबारा लगा दूंगा हाथ? भाई मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल से, मेरा पहला रिफ्लेक्शन ये मार दूंगा। ये थोड़ी ना डिफेंसिव है, नहीं भैया गलती, ये तो बाद में होता है, पहले पीटो भागो। अपने स्कूल 12 साल यही करा है, मारा है भागे, बेसिक रिफ्लेक्शन है हमारा।
नहीं समझ रहे हो आप? मैंने कोई कानून वॉयलेट करा, कानून वॉयलेट, फिर संविधान पढ़ने का क्या फायदा हुआ? मैंने कोई कानून वॉयलेट करा, आपका प्रोसीजर बनता है आप मुझे अरेस्ट करो, फाइन चार्ज करो, हाथ कैसे लगा दोगे? हाथ लगा के दिखाओ, मैं दिखाऊंगा हाथ कैसे, जितनी ताकत है उससे मारूंगा। और मेरे फादर का एक बेसिक रूल है, वो कहते हैं बेटा सबको नहीं पीटना होता है, अगर 10 लोग आपको मार रहे हैं तो सबको नहीं पीटना होता है, पावर को एकत्रित करो, सिर्फ एक को मारो, तबीयत से मारो जितना मार पाओ, बाद में जो केस होगा उस पर भी होगा, तुम पे भी होगा। मेट्रो की निकलेगा, पहले उसने हाथ उठाया है, पहले उससे पूछा जाएगा, तुमने तो उसका रिफ्लेक्शन है ना, ऐसे कैसे कोई मार देगा? अब मेरे में 90 किलो वजन है, ऐसे कोई मार के चला जाए तो फिर तो बेकार ही है जिंदगी में वजन रखना। कैसे कोई पीट देगा भाई? नहीं किसी को समझ में आ रहा है, बात अलग है। आपको मैंने कोई भी कानून वॉयलेट करा हो भारत के अंदर, आप किसी भी तरीके का कानून वॉयलेट करो, जब तक आपको कस्टडी ना मिल जाए, किससे? कोर्ट से कस्टडी नहीं मिलती है तब तक आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते हो। आप लिबर करते हो पुलिस वाले के सामने, वो उसे लगता है कि मैं आज एक बात बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया कुछ लोगों के ऊपर और उनकी प्रोफाइल देखी गई और फिर क्रिमिनल्स को उनकी वीडियो दिखाई गई, बोला गया बताओ तुम किन पर अटैक करोगे। उन्होंने जिनका नाम लिया कि हाँ भाई हम इन पर ही अटैक करेंगे, वो वही लोग थे जिनका बॉडी लैंग्वेज ही कैसा है, मरा हुआ। मैं लड़कों को देखता हूँ यार, वो ऐसे चलते हैं, मैं लड़कियों को देखता हूँ पता नहीं क्या रास्ते में सिक्का ढूंढती हुई चलती हैं। क्या है ये? क्या है भाई? क्या बिहेवियर है ये? आप ऑफिसर बनने वाले हो, ऐसे बनोगे? ये पर्सनालिटी आपकी? और हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? अपनी लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा कोई बोल दे तो बहस नहीं करनी चाहिए। आप अपनी लड़की को इतना कमजोर बता लो कि एक ढीला सा आदमी लड़की के ऊपर सील और बट्टे मार के चला जा रहा है। अरे इतना ताकतवर तो बता, हाथ मोड़ के 3-4 चांटे धपाड़ धप दे, फिर उसके बाद पूछे क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत? बता क्या हुआ? कुछ कह रहे थे तुम कि जान से मार दोगे? आप अपनी लड़कियों को ताकतवर नहीं बता रहे। लड़कों को तुम, भारत के अंदर ना पुरुषार्थ खत्म हो गया है। लड़के ऐसे हैं, 2 लड़की को एक लड़का पीट रहा है, लड़के यहाँ से साइड से निकल जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है देश में। अब फिर ये लोग कहते हैं चाइना से तुम छीन लेंगे। अबे चाइना ले जाएगा तुमको ठा करके पूरा का पूरा, एक दिन यहाँ चाइनीज पढ़ाई जाएगी, मेरा क्या है, मैं तो चाइनीज में पढ़ाऊंगा। 1-1.5 साल की मेहनत लगेगी चाइनीज सीखने में, बस दैट्स ऑल। भाई बेकार हो रहे, मतलब अच्छी बात थोड़ी ना, ऐसे कैसे कोई पीट देगा आपको? कभी भी पहली तरफ अपनी तरफ से गलती ना हो, गलती है अगर गलती भी करिए तो वो एक क्राइम है, अपने क्राइम कमिट किया भाई ले चल। हमारी दिक्कत है कि हमें पुलिस से डर लगता है, उससे भी ज्यादा डर लगता है क्योंकि तुम अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो। अब तुम मेट्रो में कर क्या रहे थे जब तुमने क्लास का बोला था? तो बेटा 11 बजे तो तेरी क्लास थी, तो मेट्रो में हाथापाई कैसे हुई? अब कैसे तुम बताओगे ये कहानियां पूरी? समझ रहे बात को? बहुत टफ हो जाएगा ना मामला आपके लिए। देखो भाई, उसके बाद आता है बच्चों फंडामेंटल राइट्स, तो मैंने क्लियर कर दिए थे आप लोगों को। आगे देखो डीपीएसपी, सिंपल सी बात कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ध्यान से समझना कवि यहां पे क्या कहना चाह रहा है। कभी आपने वो वाली लाइनें सुनी है, चाहिए एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, आपको एक अच्छा क्या चाहिए भाई, आप अपने लाइफ में अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, अच्छा पानी मिलना चाहिए। ये सारी बातें किस पर चल रही हैं? चाहिए पर, यानी कि ought to be या should be। उसी तरीके से राज्य जब क्या बनाता है, अपनी नीतियां बनाएगा, अपनी पॉलिसी बनाएगा, तो उन्हें किन बातों को फॉलो करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। मानो या मत मानो आपके ऊपर है, मानो या ना मानो या आपके ऊपर है। बट एक अच्छा राज्य कैसे बन सकता है, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन कह रहा है आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो थॉट प्रोसेस हैं कि जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपको होना चाहिए चीजें। बात समझ आ रही है? इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। गांधीयन थॉट यानी जहां पे गांधी जी के विचार थे, दूसरा बुद्धिस्ट या लिबरल थॉट जहां पर उदारवादी विचारधाराओं पर बात की गई, और तीसरा जहां पर क्या बात की गई, सोशलिस्ट समाजवादी थॉट कि समाज का कैसे भला किया जा सके। इसे ठाया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से ठाया गया। और केटी शाह ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये क्या बोला, अ चेक ऑन बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। भाई ये जब ही हो सकता है जब बैंक अलाउ करे, यानी देश जब अलाउ करेगा तभी तो सब कुछ होगा ना। ये तो हम क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हो कि जैसे मान लो मैं आपको ना बेसिकली क्या हो ना, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है मेरा, सुन लो, हंस लो पहले तुम लोग। तो जिन दीदी जी से हमें प्रेम था, अब तो दीदी ही, अब दीदी ही रह गई हूँ, सुनो। तो वो हम अराउंड लास्ट 7-8 महीने से रिलेशनशिप में थे। तो सडनली ना मैं उनको मूवी के लिए लेके जा रहा था, तो मैंने वो मेरा फ़ोन चेक कर रही थी कि दिखाना क्या है क्या है, मेरे फ़ोन में क्या है कुछ नहीं। तो मैंने अचानक से ना उनका फ़ोन लिया और इंस्टाग्राम देखा, फिर उसके बाद वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। नहीं कुछ दुख नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है, मैं इससे पीछे छुड़ा, मैं कि देखो मैं रोटी खाता हूँ, तो मुझे पता है कहाँ कितना और कैसे कौन गिरता है। आपकी ये पहली मोहब्बत होगी, हम पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो कह रही है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कहा मैं समझने वाली परिभाषा से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे रिफ्लेक्शन है, मैं मेट्रो में था, मेट्रो से निकला, एक चांटा मारा, मैंने कहा भैया तो अपना फोन पकड़ा। अब चांटा तो बनता था, इट्स हर चॉइस वाली कहानी नहीं है, क्योंकि 2 लोग रिश्ते में आए थे और आप पूछते हो ना बार बार कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कसम हम तुम्हारी हैं, मत खाओ, बकैती तो मत करो, मेरी माँ तक से झूठ बोल रहे हो तुम सामने खड़े होकर के। अब मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं जाके मम्मी से मिलवा देता हूँ, क्योंकि मम्मी से मिलवाने से ना एक अच्छा फीलिंग आती है, मम्मी भी देख के खुश हो जाती है, बेटा कौन से नंबर की बहू है। मैंने मम्मी से सर वादा किया था, मम्मी आखिरी मुझे लग रहा है इससे शादी होगी। 3 दिन से मेरी माँ मुझे ताना दे रही है, आखिरी भी चली गई, अब हम लेके आए कि तू ला पाएगा। मैंने कहा मम्मी छोड़ दिया मैंने तो भरोसा। यार लोग पता है कितना झूठ बोलते हैं, टन्स में झूठ बोलते हैं यार, मैं तो हैरान हूँ। कतई मतलब ऐसी शकल वाले लोग जिन पे आप भरोसा नहीं, ऐसा झूठ, तुम्हारी कसम सुमित हम तुम्हारे सिवा किसी बात ही नहीं कर रहे हैं, भैया का फोन आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, हिंदू समुदाय में भैया से चल रहा है, दिक्कत ये भी है, देश बदल रहा है। तुम नहीं मानना, लॉयल्टी आपकी चॉइस है ना, मानो ना मानो आपके ऊपर है। देखो आजकल लोगों को ना बड़ा प्राउड हो गया कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी, 5 गर्लफ्रेंड थी। आपको ये नहीं पता कि आप लाइफ में अपने लिए कितना बेकार कर रहे हो। जब आप एक टाइम के बाद स्टेबल होने की सोचोगे ना, आप स्टेबल हो नहीं पाओगे लोगों के साथ, क्योंकि अब आपको आदत हो गई है लोगों की। इसलिए ना लॉयल्टी और अच्छा होना ना, ये क्या है, ऑलवेज है ना, प्राइम थिंग है, छोटे लोगों से मिलती नहीं है आपको। तो ये सबके लिए इंप्लीमेंट है, मैं सबको बोलता रहता हूँ बाद में, जिंदगी में कुछ भी करो, बस एक चीज कभी लाइफ में मत करो, किसी को चीट मत करो। आपको व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा मुंह पे बोलो भैया देखो तुम्हारा मेरा नहीं चल पाएगा, आप अपने घर, हम अपने घर। इससे 2 दिन लड़ाई होगी, 3 दिन लड़ाई होगी, बात खत्म हो जाएगी। बट जब आप किसी के साथ धोखा करते हो, किसी भी रेफरेंस में, दोस्ती में, भाई बहन में, प्यार मोहब्बत में, किसी भी सिनेरियो में, फिर आप व्यक्ति नहीं खोते हो, आप उस व्यक्ति को और किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने के लायक नहीं छोड़ते हो। भाई दिक्कत तो ये मैकेवली एक करके व्यक्ति है, वो ये कहता है कि आदमी जो है ना वो बाय नेचर ही नीच है। पहले क्या था ना, पहले के टाइम पे आदमी के कैरेक्टर गिरे हुए थे, औरतें कैरेक्टर की बहुत स्ट्रांग थी। अब क्या हो गया ना, अब आदमी ठीक हो गए हैं, औरतें हो गई गिरी हुई नीच बलिए। सब पे लागू नहीं होता, पर ये रियलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि ना लोगों को ये लग रहा है फेमिनिज्म कूल थिंग, 4 रिलेशनशिप तो बनता है, अत्याचार का बदला लेंगे। सर इसको बचाया है, काट दे भाई मत
भाई इंडियन फैमिली में पंखा टूटने के बाद का जो डर है, नहीं समझ नहीं रहे। फांसी लगाने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फांसी लगाओ मर गए, सुनो, फांसी लगाओ मर गए, सफलता हाथ लगी, कॉन्ग्रेचुलेशन। घर वाले कहेंगे हाय मेरा लाल चला गया। फांसी लगाया पंखा टूट गया, अब तुम कमरे में अकेले थे, सुनो तुम कमरे में अकेले थे, एक्सप्लेन क्या करोगे, पंखे के साथ कर क्या रहे थे? पर बेटा तेरे वजन से तो लगता नहीं टूटना चाहिए। 57 का है बेटा, इतना तो छोड़ दिया मैंने। चलें आगे पढ़े, देखो चलो देखो, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, बहुत ध्यान से सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट को, हंस लो तुम दोनों बहने, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ हो गया, करें पढ़े। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है, अगर आप पूरे थॉट को समझोगे, सोशलिस्ट का बेसिक नेचर ही क्या है, लोगों की भलाई करना, या सुनो। अच्छा, वहीं पर गांधीयन का पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज पर है, डिसेंट्रलाइजेशन पर, कि पावर एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है कि पावर को सेंट्रल ही होना चाहिए, अगर पावर टूट के लोगों के पास पहुंच जाएगी तो लोग उसका क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, शोषण करने लगेंगे, और ताकतवर लोग शोषण करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो इसलिए पावर का क्या एक जगह पर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिबरल, जैसे आप लोग देखते हो बिल्ली रास्ता काट के चली गई है ना, रुक जाते हो, कभी तुमने बिल्ली की तरफ से देखा है, तुम्हें देख लिया उसने, उसके घर में 2 बच्चे थे, उन्हें भी दूध पिलाना था, रास्ते में गई गाड़ी उड़ा के चली गई, इसको तुम लोगों को देख लिया ना उसने, बिल्ली का दिन खराब, तुम्हें लग रहा बिल्ली ने तुम्हारा, उसका कोई नहीं हो तो बेचारी मासूम जानवर, तुम्हें देख लिया उसने, उसका क्या, पापी आदमी। समझ रहे आपको? लिबरल थॉट यही कहता है कि चप्पल उल्टी हो गई, कहते नहीं है चप्पल उल्टी हो गई घर में कलेश हो जाएगा, तो ऐसे तो रशिया और यूक्रेन की कितनी चप्पलें उल्टी हुई होंगी जो युद्ध पे ही चली आई बात, क्या बकवास है ये। एक ना शायद 3 पत्ती स्क्रीन वाले लोगों ने स्केच बनाया था, उसमें डॉक्टर जा रहा होता है और वो अचानक से ना मरीज को बोलता है कि नहीं हम तुम्हारी माँ को बचा लेंगे, देखा हो शायद किसी ने। अचानक से क्या होता है कि एक बगल में बैठा हुआ आदमी छींक देता है, डॉक्टर बोलता है कि भाड़ में जाओ, अब तुम्हारी माँ नहीं बचेगी, इस आदमी ने सीख दिया, मैं नहीं कर रहा ऑपरेशन। समझ, ऐसे थॉट नहीं होने चाहिए, आपको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ ये इतनी फालतू की चीजें नहीं होती है, कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों। आर्टिकल 38 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 38 कहता है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साथ ही साथ मिनिमम करे इन इक्वालिटी को, सभी के पास सब कुछ पहुंचना चाहिए। एक बात तो ये समझ लेना, अमीरी होना और बेसिक नीड पूरी होने में फर्क है। बात समझ आई? जैसे केरल ने राइट टू इंटरनेट को भी क्या मान लिया, एक फंडामेंटल राइट मान लिया कि भाई इंटरनेट भी क्या है, एक बेसिक जरूरत है ना। नहीं मतलब भारत का इंटरनेट कितना अच्छे से यूज लोगों ने करा है, कच्चा बादाम पे रील बनाई है ना। जो पहले एमएमएस बन के आता था अलग अलग वेबसाइट पे, आजकल वो सीधा इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी, है ना। पहले इसके लिए हम चेंजिंग रूम ढूंढते थे, आज कैमरा लगा के हम चेंज कर रहे हैं, तो प्रगति तो करी है भारत ने, ठीक है। तो आर्टिकल 38 यही तो कहता है कि सबको सोशल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लोगों के कल्याण के ऊपर काम होना चाहिए, ये काम होना ही चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है, भाई देखो अच्छी लाइफ मिले, अच्छा खाना मिले, गवर्नमेंट में कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, थोड़ी सी जमीन सबके पास हो। चकबंदी का नाम सुना है आप लोगों ने? चकबंदी सुना है कभी किसी ने? चकबंदी का मतलब था जब जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, जो लैंडलॉर्ड थे, उनसे जमीन खींची गई थी और वो जमीन खींच करके किसको दी गई, गरीबों को बांटी गई। क्यों बांटी गई? क्योंकि जिससे क्या हो पाए, उनके पास संसाधन पहुंच पाए, ठीक है। तो आर्टिकल 39 यही कहता है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे आदमी काम करे चाहे औरत काम करे, बराबर काम मिलना चाहिए, सबको उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट करना चाहिए,
आपको क्या करना चाहिए, आपको धन को एकत्रित होने से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रोकना चाहिए। अब चाहे कोई कितना ही जस्टिफाई कर ले, मैं अंबानी जी की शादी को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता ना। जिस देश के अंदर 29% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उस दिन उसमें आप 1200 करोड़ रुपए की शादी में खर्चा कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि एक व्यक्ति के पास तो इतना है कि दोनों हाथों से खर्च कर रहा है, तब भी नहीं हो रहा, और एक व्यक्ति का एक हाथ बढ़ते ही दूसरे व्यक्ति के मुंह में चला जा रहा है, उतना भी घर में स्पेस नहीं है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, और साथ ही साथ देखो, एक देश का ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, जिस देश में ना बच्चे का बचपन खो जाए। नहीं समझे? जिस देश में कोई बच्चा का बचपन खो जाए, वो खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में नौकरी कर रहा है या रेवड़ी गज्जक बेच रहा है रोड पे, आप समझ लो वो देश बर्बाद है। उस देश ने फिर कुछ तरक्की नहीं करी। मेरी जिंदगी के दो बड़े अच्छे दृश्य हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक वो सुबह सुबह जो लड़कियां स्कूल जाती हैं ना, छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर के, देखे हो तुम लोगों ने, वो सबसे बेस्ट है। और रात के 10 बजे औरत का काम करते हुए आना, अगर ये देश में हो रहा है ना, तो आप समझो कि अपने एक अच्छा समाज बना रहे हो। फिर मैं ये बोल रहा हूं, कैरेक्टर किसको कैसा रखना है ये व्यक्तिगत निर्णय है आपका। कभी भी आप ये नहीं कह सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूं इस बात को, कि सारी लड़कियां खराब होती हैं। ये स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा बकवास है, ये जर्नलिस्ट स्टेटमेंट है, ये सारे लड़के ही बकवास हैं, ये तो बहुत बकवास स्टेटमेंट है। हर व्यक्ति जो है वो अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी बात के लिए, अपने द्वारा किए गए काम के लिए खुद से जिम्मेदार है। अगर वो साउंड माइंड का है तो, मतलब उसके दिमाग ही खराब है तो बात अलग है, और दिमाग खराब में अफेयर नहीं करता है आदमी, वो और कुछ कामों में लगा होता है, घर की दीवार गिरा रहा होता है तोड़ के। समझ में आ रही बात? पर आप अपने कैरेक्टर के लिए खुद जिम्मेदार हो। मैं ऐसी औरतों को भी जानता हूं, मैं जानता हूं पर्सनली, जिन्होंने अपने हस्बैंड को 12 साल से सपोर्ट कर रही हैं, जॉब कर रही हैं खुद, और हस्बैंड घर पे बैठ करके अपनी लाइफ में स्टार्टअप चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी औरतों को पढ़ाया है और आज उनकी औरतें प्रोफेसर भी हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं ऐसे नीच लोगों को भी जानता हूं, पूछो मत, पर्सनल ओपिनियन ही है मेरा तो व्यक्तिगत है। तो जो बच्चा है, जो यूथ है, उसका किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, उसको उसके हक की चीजें मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट मिले। करता है या नहीं करता, वो कैसा करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा ना। बात बाकी प्रोवाइड तो करो। मेरे पापा मुझे एक बहुत अच्छी बात कहते थे, जैसे ना मैं अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपए दिए किसी चीज के लिए, उसने मांगे, और उसने फिर उसके बाद मेरा फोन उठाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो मैं बड़ा उदास हो जाता था। मेरे पापा बड़ा खुश हो जाते थे, कहते बेटा जल्दी पीछा छूट गया 10,000 में। मैंने कि क्या बकवास है पापा, तब नहीं समझ में आती थी पापा की बात, अब समझ में आती है। 10,000 लेके तो गया, अगर वो उस दिन मुझे 10,000 वापस कर देता, हो सकता है वो 10 लाख मांगता और मैं कहीं से 10 लाख भी अरेंज करके देता उसको, और फिर नहीं देता तो मेरा तो मोह मोह हो जाता ना। जो 500 पे औकात दिखा गया, उसने आपके 5 लाख बचा दिए। जो 5 महीने में औकात दिखा जाता है, वो आपके 50 साल जिंदगी के बचा गया। आप उसके पॉजिटिव सिनारियो देखो, कोई गलत करके जाता है या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप सही टाइम पर बच गए। कटने का तो बहुत तो 20 साल बाद कटता आपका, फिर आपकी पूरी लाइफ ही झूठ हो जाती। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या कहता है, ध्यान से सुनो प्लीज। जब अब पहले ना फैमिली जो होती थी उसमें बच्चे पल जाते थे क्योंकि फैमिली बड़ी होती थी। अब क्या होता था, चाचा चाची बुआ दादी, है ना, पूरा का पूरा खानदान, क्या था भाई, पूरा का पूरा खानदान साथ में रहता था। बच्चा पैदा किया, ये लटका दिया, लो जी पालो, सब पाल रहे हैं उसको, ले 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 ले। अब फैमिली हो गई हम दो हमारे दो वाले सिनेरियो में। अब एक ही घर में मेंबर है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसमें वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, तो दोनों को छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी चाहिए, इसी बात को कहां पर लिखा हुआ है, मैटरनिटी रिलीफ चाहिए। तो आप जहां पे काम करवा रहे हो, एक तो ह्यूमनस इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस गए, आपको जाते बोले अबे कुत्ते इधर आ पानी लेके आ,
मालिक ये क्या बोल रहे हो? बोले हम तुमको तनख्वाह देते हो, तनख्वाह देते हो इज्जत भी तो दो। अरे ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी को डिलीवरी हो रही है और आप बोल रहे बॉस मैं जाऊं, बॉस बोल रहा तो क्या हुआ, पहली बार डिलीवरी करवा रही है। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे ऐसा नहीं, आपको लग रहा होगा मैं ये बात आपको फनी, ये लोग बोलते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, उसने अपने बॉस से बोला कि सर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे घर जाना है। पता है क्या बोलता है बॉस? बोलता है मर थोड़ी ना गया, वो वहाँ दोस्त जाट, उन्हें लगा दिए 2 लपड़ खींच के वहीं ऑन द स्पॉट। बोले पकड़ नौकरी, और जहाँ करता हूँ वहाँ डाल लिए इसे, और दोबारा दिखना चाहिए नहीं, भूत बना दूंगा तेरा। बोला मैं तुम्हें कहीं नौकरी कर, बोला मैं फिर मारूंगा 2 और। मेरे को फोन करता भाई मैंने पीट दिया। मैंने कहा कोई ना तू घर तो जा, बच्चा देख, तू बात का काम बाद में देखा जाएगा। कोई क्या कंप्लेन करेगा, करेंगे उल्टी हरकतें, पीटेंगे भी। तो भैया ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि अच्छा एक बात अभी आप लोगों ने सुना हो ना, चर्चा में विषय था जहां पे बोला गया था कि भाई स्मृति ईरानी बोल रही थी कि 2 दिन की जो छुट्टी मिलती है औरतों को पीरियड्स वाले सिनारियों में, वो नहीं मिलनी चाहिए, और इस पर बड़ा बवाल हुआ था। बट वो सही बोल रही थी, उस छुट्टी की वजह से ना औरतों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 90% टाइम ना औरतों को अपॉर्चुनिटी इसीलिए नहीं मिलती कि औरतें डिलीवरी के चक्कर में और क्या कहते हैं आपका पीरियड्स के चक्कर में छुट्टियां करेंगी, और हमारे काम पे इस पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ना पैसा बहुत वैल्यू रखता है। लोगों के अंदर क्या खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता, कई लोग कहते हैं ना, ये आदमी लोगों का मैं देखता हूँ आजकल एक नए ब्रीड आ रही है आदमियों की, वो ये कहती है कि औरतों के लिए सीट रिजर्व क्यों है, आदमियों के लिए क्यों नहीं है। तो औरतों के लिए सीट रिजर्व करने के पीछे उनका बायोलॉजिकल रीजन है। अब लड़की ऐसे माथे पे लिखवा देंगे देखो जी पीरियड्स आ रहे हैं जी, हट जाओ भैया। अंडरस्टूड है कि वो सीट जो है वो उसके लिए रिजर्व करी गई है जो ट्रेवल कर रही है उस पूरे सिनेरियो में। आप अब उन सीटों पे मत बैठो, उनके लिए महिलाओं को, इसीलिए एक पूरा कोच भी बनाया गया। सेफ्टी पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी हेल्थ थी। बट लोग समझे तब तो बुद्धि भी तो नहीं है लोगों में, कमी बुद्धि है। बच्ची कुछ महिलाओं में भी कम हो गई है। आर्टिकल कौन सा भाई? हाँ, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम चल रहा होता था तो औरतों को काम नहीं करने देते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे, आपका क्या कहते हैं खाना नहीं बनाने देते थे। आजकल फेमिनिस्ट आई, क्यों नहीं, तुम भी मजे कर सकते हो, कूद सकते हो, फान सकते हो। अरे बॉडी से 5 लीटर खून निकलता है दीदी, घर में शांति से बैठो नहीं, निपट जाओगी। मेरी बहन को जो पीरियड्स आते हैं वो बेहोश हो जाती है, हम उसे बेचारी को जूस पिलाते रहते हैं, बेटा बच जाइयो, ये 4 दिन बच्ची रहेगी तो अगले दिन लड़ लियो। हम उसे काम इसीलिए नहीं करने दे रहे ना क्योंकि उसकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है। पर नहीं, फेमिनिस्ट लोगों का अलग कहना, तुम मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे। पहले मंदिरों की चढ़ाई होती थी इसलिए रोकते थे लोग, दूर था मंदिर इसलिए रोकते थे, जंगली जानवर थे इसलिए लोग रोकते थे। लोगों की पता नहीं सोच नहीं समझ में आती लोगों को क्यों नहीं है ऐसी। फिर कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ दिया। ये धर्म से रिलेशन ही नहीं है इसका, ये आप लोगों को कंफर्ट देने के लिए किया गया था। आदमियों को ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इन आदमियों में से किसी के शरीर से 2 लीटर खून निकल जाए, ये तुम्हें 15 दिन तक ना दिखे। भैया अभी भी कमजोरी हो रही है बहुत, हिल नहीं पाऊंगा, आंखों के आगे चकरा चकरा सा नजर आ रहा है कुछ, हाँ ब्लैक ब्लैक। आगे देखो आर्टिकल 43 क्या कहता है भैया, ऑल वर्किंग वर्कर्स इन द लिविंग वेजेस एंड डिसेंट। अब भैया देखो एक सीधी सी सिंपल सी बात है, आप नोएडा सेक्टर 39 में नौकरी करने जा रहे हो, कहां से, द्वारका सेक्टर 29 से, तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपए, बताओ। और फिर तुम्हारा बॉस कह रहा है तुम खुश नहीं दिखते भाई साहब, खुश नहीं दिखते। अबे कैसे दिख जाऊं, 4,000 तो आने जाने में चले जा रहे हैं, हाँ, और 4,000 का मैं आते जाते क्या कर जा रहा हूं, खा लेता हूं, सिगरेट पी लेता हूं, इस टेंशन में कि मेरी तनख्वाह 8,000 है, घर पे लगा के 4,000 दे रहा हूं। घर वालों से बोल रहा हूं कि दाल क्यों बनाई थी, चिकन क्यों नहीं बनाया। घर वाले कह रहे हैं बेटा तुम्हारी टांग काटेंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे में मुर्गे की टांग तो नहीं आ पा रही है। खुश कैसे रहेगा भाई, डिसेंट वेजेस तो दो, थोड़ी सी तमीज की तनख्वाह तो दो, ये तो जरूरी है नहीं है। उसके बाद 43 है, मैनेजमेंट कुछ भी नया ले आता है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज को हर बार सरप्राइज दे रहा है। बोला कल से 9 घंटे की जगह 10 घंटे की नौकरी। बोला मालिक कब हुआ, बोला हमने तय कर लिया, है ना। बट इसी चीज को कम करने के लिए हमने क्या करा,
वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मांगा किसमें? मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट के अंदर अगर वर्कर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वर्कर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके फैसले, उनके निर्णय जो हैं उनसे पूछ के लिए जाएंगे। ये सुनो, यस यस यस, वो इसी के अंतर्गत आती है जी। मैनेजर्स की बात नहीं हो रही है दीदी, नहीं दीदी, ना दीदी। जैसे तुम लोगों के पीछे मजदूर समर आ गए, तुम्हें भेजा गया इन सबका, तुम भी मजदूर ही हो। यस, अब तुम बेईमान निकल जाओ, यही तो बोला, ये पर्सनल कैरेक्टर है। मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला आयोग में आप चली जाओ, शोषण के खिलाफ, आप ही शोषण करवा रही हो, करो। ये तो आपका फिर से वही बात है ना, हमने चीजें, कभी भी कोई चीज बनाई जाती है ना फॉर द गुड पर्पस बनाई जाती है। तलवार बनाई गई, डायनामाइट बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया तुम घोंपते चले जाओ किसी में, इसलिए बनाया गया कि लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। डायनामाइट को बनाने के लिए जब नोबेल अल्फ्रेड ने डायनामाइट बनाया था तो बिल्डिंग्स और माइंस को गिराने के लिए बनाया, लोगों ने लोगों को गिराने के लिए शुरू कर दिया मामला। बोले बिल्डिंग में लोग बैठे, लगा दो, निपटा दो। उस आदमी की वैसे भी पॉपुलेशन कम तो हुई है, क्रेडिट कोई दे नहीं रहा। समझ में आ रही बात? आर्टिकल 47 क्या कहता है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ बच्चे यहीं पर ही है, देखो न्यूट्रिशन होता है, समझ लो, न्यूट्रिशन समझते हो? पोषण, हष्ट पुष्ट, मतलब बच्चा बच्चे जैसा दिखे, ऐसा बच्चा नहीं जिसे बैग में भर के कोई ले जाए, है ना? देखते हो बच्चे, ऐसे बच्चे दिखते हैं जैसे, मतलब ऐसे 5 उंगलियां उनका यही है, वो ये ऐसे ही चल रहे हैं। मालिक हवा चल रही है, 5 किलो का बटखरा डालो। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, सुनो थोड़ा सा ध्यान देना। भारत में ही सबसे ज्यादा कुपोषण है नाइजीरिया के बाद, और सबसे ज्यादा मोटापा भी भारत में ही है। कैसी विडंबना है, देखो भुखमरी भी यहीं पर है और खा के मर भी यहीं रहे लोग। पता है क्यों है ऐसा? रीजन पता है? शुरुआती दौर में खाना मिलता नहीं है, फिर आता है पैसा, फिर आदमी सिर्फ खाता है, दुनिया भर का खा रहा है, खा खा के ही मर गया। भाई जैसे ही तुम पैसा कमाना शुरू करोगे, अगर तुम्हारे घर में खाने की पहले से बर्गर नहीं खाया तुमने कभी लाइफ में, अब तुम भाई 1.5 लाख 1,80,000 50,000 महीना कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिए लंच वंच सब मुंह माया है। मैकडी खाएंगे भाई, मैकडी चलो, मैकडी मैकडी, क्योंकि तुम्हारे अंदर लग रहा है मैकडी ही थी जो मिस हो रहा था जिंदगी से। तुम सबवे जा रहे हो, हॉट बर्गर खा रहे हो, भाई ऐसा कुछ खा खा करके मर गए, खा गई। यही तो हो रहा है ना, जहां पे भुखमरी। अब जिन देशों में, ये इसीलिए बोलते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, जो क्लासिक अमीर लोग हैं, उन लोगों को अब देखना, वो एरोगेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अच्छा ऐसे ही तो रहते होंगे लोग आराम से। अब जो ऐसा वाला अमीर है ना, जो पहले गरीब था फिर अमीर हुआ, फिर कभी भी गरीब हो सकता है। कहते नहीं, तुम्हारी अकड़ देख के पता चलता है कि तुम नए नए अमीर बने हो। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा, जो बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, समझ नहीं रहे तुम आईफोन लेके, समझ रहे हो मेरी बात को? अबे नीचे रख के बात कर ले। क्या है भाई? आर्टिकल 47 क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन, और दूसरी बात क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे आयुष्मान योजना आई है ना, इंद्रधनुष योजना आई, उसके बाद पोषण योजना आई, ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत तो हैं कि क्या करा जाए, बच्चों का विकास हो, भाई बच्चे क्या हो, डिसेंट बच्चे हो, है ना। बस मैं नहीं रुक गया, गांधीयन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ? ये बाजार में नहीं, इधर अपन ने